हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 18 सितंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं आगामी किसी भी एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ साथ में जीके के भी जो भी पॉइंट्स बनते हैं, जीके के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन जीके के क्वेश्चन को भी कवर किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, जीके का पोर्शन भी आपका मजबूत होता है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। और अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ए ऑप्शन है 12 सितंबर, बी ऑप्शन है 16 सितंबर, सी ऑप्शन है 17 सितंबर और डी ऑप्शन है 21 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आर्टिकल में भी आप यहां देख सकते हैं, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर, यानी कि 17 सितंबर को यह मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हर साल 17 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में रोगी सुरक्षा को प्राथमिकता देना, यानी कि जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उनकी जो सुरक्षा होती है, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना, अधिक से अधिक उनको सुरक्षित महसूस कराना कि आप अगर पेशेंट हैं, दवाई लेने जाते हैं तो कितना आपकी सुरक्षा है, ये कितनी प्राथमिकता है, ये इसके बारे में, सुरक्षा के बारे में प्राथमिकता देना। और स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले हादसों को कम करना, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो हादसे होते हैं, कभी कभी सुनने को मिलता है, जैसे ऑपरेशन के टाइम पे या फिर दवाओं के टाइम पे, जब दवाएं पेशेंट ले रहे होते हैं उस टाइम पे कुछ हमको ऐसी बातें जो निगेटिविटी होती है वो बातें सुनने को मिलती हैं। तो उन निगेटिविटी को दूर करना, रोगी की जो सुरक्षा है उसको प्राथमिकता देना, इन सभी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, ये इसका प्रमुख इसका उद्देश्य होता है। बात करें तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की जो स्थापना है वह 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई थी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी पूछी जा सकती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद का आयोजन किया? यानी कि ये थीम रखी गई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, जो कि ये थीम है विश्व ओजोन दिवस की। अभी हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और उस अवसर पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये जो विषय रखा गया, ये जो थीम रखी गई, इस पर एक संवाद का भी आयोजन किया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है? तो ये ऑप्शन है जल मंत्रालय, बी ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ऑप्शन है रेल मंत्रालय और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इस विषय पर एक संवाद का आयोजन किया गया। अगर आप यहाँ पे आर्टिकल में भी देखेंगे तो 13th वर्ल्ड ओजोन डे, यानी कि 30वां विश्व ओजोन दिवस जो मनाया गया, उसकी थीम रखी गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये 13 सितंबर को इसका आयोजन किया गया और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेन्यू भारत मंडपम में ये आयोजन किया गया, यानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो अगर हम डिटेल में बात करें तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस से पहले एक संवाद का आयोजन किया। विषय रखा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। बात करें तो विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर ही इसका आयोजन किया गया। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में एक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसमें से विभिन्न जो देश थे उन्होंने इन्वायरमेंट को अधिक से अधिक सेफ करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक संधि की, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1987 में ये संधि की गई थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम MSDC के नाम से जानते हैं, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी 20वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो ए ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है केरल। तो जैसा कि आप
क्वेश्चन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैरीटाइम है तो मैरीटाइम का मतलब समुद्री किनारे से इसका मतलब होता है, तो ऐसा स्टेट चुनेंगे जहां पर समुद्री किनारा होगा। तो बात करें मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC की जो 20वीं बैठक है उसका आयोजन किया गया गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गोवा में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद, जिसे हम MSDC के नाम से जानते हैं, इसको भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण परिणामों के साथ यह संपन्न हुई। यानी कि भारत के जो समुद्री क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, उनका क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी, इनके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए ये जो गोवा में इसका आयोजन किया गया। बात करें तो केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान भी किया गया। यानी कि ये जो बैठक हुई इसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट होती है उनके बीच में 80 से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया गया। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने नीति संरेखण और गैर प्रमुख बंदरगाहों के विकास में MSDC की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। यानी कि जो समुद्री राज्य विकास परिषद है MSDC, इसकी क्या कुछ भूमिका है बंदरगाहों के निर्माण में और नीति संरेखण के निर्माण में, जो गैर प्रमुख बंदरगाह होते हैं उनके विकास में इसकी क्या कुछ भूमिका है, इसके बारे में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी बात की, उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गोवा आया है, तो गोवा की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटू सा गोवा है, सबसे छोटा राज्य है, ये तटीय राज्य है यहाँ पर, तो ये गोवा है। अगर हम यहाँ पर बड़े रूप में देखें गोवा को तो यहाँ पर देख भी सकते हैं इसके 2 स्टेट होते हैं, एक होता है नॉर्थ स्टेट, नहीं 2 इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, एक है नॉर्थ गोवा, दूसरा है साउथ गोवा। देख भी सकते हैं इधर अरेबियन सी है, अरेबियन सागर है यहाँ पर, और इसके 2 ही जिले होते हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। कैपिटल यानी कि इसकी जो कैपिटल है वो है पणजी। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं गोवा के मुख्यमंत्री, और वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। आप यहाँ पे इसका मैप भी गोवा का देख सकते हैं, जो व्हाइट है ये साउथ गोवा है और जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको ये नॉर्थ गोवा है। तो इस प्रकार से गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर ये अपनी सीमा महाराष्ट्र, इधर कर्नाटक से साझा करता है, इधर यहाँ पर अरेबियन सी है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना हुआ है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो कि NDB, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसका नया सदस्य बना है? तो ये ऑप्शन है नेपाल, B ऑप्शन है अल्जीरिया, C ऑप्शन है सूडान और D ऑप्शन है पोलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, यानी कि अल्जीरिया देश जो है ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य बन गया है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो अल्जीरिया हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया सदस्य बना है। सितंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर सदस्यता की स्थिति प्राप्त की है, यानी कि सितंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर यह सदस्य बन गया है। अल्जीरिया से पहले कौन कौन से देश NDB में शामिल हुए थे? तो उसमें बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र जैसे देश भी NDB में शामिल हुए थे और अब जाकर अल्जीरिया भी नया सदस्य बन गया है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। यानी कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स के जो देश हैं, यानी ब्रिक्स एक समूह है, संगठन है देशों का, तो उसके द्वारा इन देशों के द्वारा ही एक बैंक की स्थापना की गई है बहुपक्षीय विकास के लिए, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम जानते हैं। अगर हम डिटेल में बात करें, जानिए क्या है ब्रिक्स बैंक या फिर कह सकते हैं NDB बैंक। तो NDB बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापित किया। यानी कि जो ब्रिक्स देश हैं, ब्रिक्स देश में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों ये जो देश हैं, ब्राजील है, B फॉर बेसिकली ये फुल फॉर्म ही है इन देशों से मिलकर के ब्रिक्स, B फॉर ब्राजील, R फॉर रूस, I फॉर इंडिया यानी कि भारत, C फॉर चाइना और S फॉर हो जाता है साउथ अफ्रीका। तो इस प्रकार से इन देशों ने मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना की थी और इन देशों के द्वारा ही न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। ब्रिक्स देश के हर सदस्य का जो योगदान है वो $10 अरब है। तो जो ब्रिक्स बैंक की जो शुरुआत है वो $50 अरब से हुई और इसे बढ़ा करके $100 अरब कर दिया गया था। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप भी याद रखिए, फुल फॉर्म में ही इनकी जो स्थापित कंट्री हैं, यानी जितने देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी वो इसके फुल फॉर्म में ही है। B फॉर ब्राज़ील,
R फॉर हो जाएगा रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये सभी देश इसमें शामिल हैं और इन्होंने ही, इन देशों ने ही मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक की स्थापना की थी। आगे बात करें कि ब्रिक्स बैंक की स्थापना करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों ब्रिक्स बैंक को स्थापित किया गया। तो विश्व बैंक यानी कि जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी। फाइनेंशियल सिस्टम में पश्चिमी देशों के एकाधिकार को कम करना, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि उधर यूरोप उधर तरफ के जो भी देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनका जो भी फाइनेंशियल सिस्टम में उनका जो भी एकाधिकार है उसको कम करने के लिए ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। और ब्रिक्स देशों की जो आबादी है वो दुनिया की कुल जनसंख्या का 41.4% है, यानी कि 41.4% ये अकेले ब्रिक्स के जितने देश हैं उनकी आबादी दुनिया की कुल जनसंख्या का 41.4% है। ब्रिक्स बैंक में प्रत्येक सदस्य देश को एक वोट का भी अधिकार है, यानी कि जो ब्रिक्स बैंक है उसमें जो प्रत्येक सदस्य देश हैं उस देश को एक वोट का भी अधिकार दिया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिक्स बैंक की आवश्यकता पड़ी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते। यानी अभी पेरिस ओलंपिक यानी कंप्लीट हुआ, समाप्त हुआ और इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हुए हैं। तो ये ऑप्शन है 21, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 29 और डी ऑप्शन है 32। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 29 जो मेडल हैं वो पेरिस पैरालंपिक में भारत के द्वारा जीते गए। 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक है इसमें भारत ने टोटल 29 मेडल जीते। अगर हम इनके बारे में डिटेल में बात करें तो 17वां पेरिस ओलंपिक जो कि 8 सितंबर 2024 को पेरिस के स्टेड डे फ्रांस में एक समारोह के साथ समाप्त हुआ। भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक जीते जो टोक्यो पैरालंपिक के 19 पदकों से अधिक हैं। यानी कि 2020 में जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें 19 मेडल जीते गए थे और इस बार भारत ने रिकॉर्ड 29 पदक जीते हुए हैं। यह 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया, यानी कि इसका जो आयोजन हुआ है यानी शुरुआत जो है वो 28 अगस्त से हुई थी और इसका समापन 8 सितंबर को हुआ। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल समापन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से ये ध्वजवाहक थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स में इसको कवर भी किया था। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक भी रहे थे। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया। यानी कि जो भारत है इसने टाइफून यागी में जो भी देश प्रभावित देश हैं जहां पर अधिक से अधिक प्रभावित हुआ है देश, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर समस्या आई है, उन देशों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया। तो ये ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भावना, बी ऑप्शन है ऑपरेशन सहयोग, सी ऑप्शन है ऑपरेशन साध्यता और डी ऑप्शन है ऑपरेशन सद्भाव। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित देशों की मदद की हुई है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने में भारत ने मदद के लिए मानवीय राहत सहायता भेजी है। यानी कि भारत ने मानवीय राहत सहायता भेजी उन देशों को जो कि टाइफून यागी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। भारत ने सूखा राशन, कपड़े और दवाओं सहित 10 टन सहायता 9 सैनिक जहाज INS सतपुड़ा पर म्यांमार भेजी गई। यानी कि INS जो सतपुड़ा है इसके द्वारा भारत ने सूखा राशन, कपड़े, दवाओं सहित 10 टन सहायता जो भेजी है नौसैनिक जहाज के द्वारा, जो कि म्यांमार भेजी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन भारत ने चलाया, तो ऑपरेशन सद्भाव चलाया। भारत ने किसके द्वारा मानवीय सहायता भेजी, तो INS सतपुड़ा जो है इसके द्वारा भारत ने मानवीय सहायता भेजी हुई है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये ऑप्शन है आंतरिक सुरक्षा विभाग, बी ऑप्शन है सीमा प्रबंधन विभाग, सी ऑप्शन है आर्थिक कार्य विभाग और डी ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे हम डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली कई वर्षों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर वर्ष ये प्रदान किया जाता है। बात करें, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो वर्ष 2015-16 में हुई थी और तभी से यह प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो हर वर्ष ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इस वर्ष प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? यानी कि शतरंज ओलंपियाड है जिसे फिडे के नाम से जानते हैं, तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है हंगरी और डी ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हंगरी में बुडापेस्ट में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड शुरू हुआ है। यहाँ पे आर्टिकल में भी दे सकते हैं 14th फिडे चेस ओलंपियाड बुडापेस्ट 2024, यानी कि बुडापेस्ट हंगरी में ये जो ओलंपियाड है, चेस ओलंपियाड, इसका आयोजन किया गया है, इसका शुरुआत हुई है। तो 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। इसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत को अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है, यानी कि फर्स्ट पर है अमेरिका और सेकंड पोजीशन भारत की है। भारत को सेकंड नंबर पे अमेरिका के बाद दूसरी वरीयता दी गई है। चैंपियनशिप में डी गुकेश, अर्जुन एरेगेसी और आर प्रज्ञानंद भारत का नेतृत्व करेंगे, यानी भारत की तरफ से ये जो चैंपियन हैं डी गुकेश, अर्जुन एरेगेसी और आर प्रज्ञानंद, आप सभी लोग इनसे परिचित भी हैं, ये भारत का नेतृत्व करेंगे। पिछला जो संस्करण हुआ था उसमें भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में कांस्य पदक जीता था। इस बार भारत कौन सा मेडल जीता है, जैसा भी कुछ होता है हम कवर करेंगे और आपको बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है? यानी कि अभी एमी पुरस्कार दिए गए, एमी जो पुरस्कार है इसका वितरण किया गया और एमी पुरस्कार के द्वारा अतिथि अभिनेत्री के रूप में क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये ऑप्शन है ब्रिटी लियो, बी ऑप्शन है कैटलिन ऑल, सी ऑप्शन है ओलिविया कॉनमैन और डी ऑप्शन है जेमी ली कार्टिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैटलिन ऑल को अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार दिया गया। अगर हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में कैटलिन ऑल अभिनेत्री, यानी कैटलिन ऑल इनका नाम है, ये अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। आगे हम बात करें तो जेरेमी एलन व्हाइट ने लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता और एबॉन मॉच बॉचरॉच ने, ये नाम है इनका, एबॉन मॉस बॉचरॉच, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ हास्य सह अभिनेता का पुरस्कार दोबारा से इन्होंने जीत लिया है। तो कुछ और ये इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो कि एमी पुरस्कार के द्वारा प्रदान किए गए। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन, ये ओसिन अभ्यास है, तो किसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है? तो ये सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। तो ए ऑप्शन है रूस, बी है जापान, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस के द्वारा अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 ये शुरू किया गया। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की है। इसमें देश के 5 बेड़े शामिल हैं, यानी कि जो देश के सभी 5 बेड़े हैं वो शामिल होते हैं, क्योंकि ये रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये। और हम बात करें, यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है इस बार, यानी कि इस बार ये प्रशांत और आर्कटिक महासागर के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागरों में भी आयोजित किया जा रहा है।
रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने वर्चुअली इसका यानी कि ये जो अभ्यास है ओशियन अभ्यास, इसका शुभारंभ इन्होंने वर्चुअली किया हुआ है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपको ये वीडियो और हमारे द्वारा दी गई डिटेल भी पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।